अभी 3 ही दिन गुजरे थे कि एक रोज़ मंसूर दरगाह की तरफ आता दिखाई दिया। मैं इत्तफाक से बाहर खड़ा था, उसके इस्तकबाल के लिए आगे चला गया। वो मुझे बड़े ही तपाक और प्यार से मिला। मालूम होता है कि आप इस दरगाह के कुछ ज़्यादा ही मुरीद और मुत्तक़िद बन गए हैं। मैंने हंसते हुए इंस्पेक्टर मंसूर से कहा। हाँ मोहम्मद खान, मंसूर ने आह भर कर कहा, इस दरगाह ने मेरी झोली भर दी है। मुझे उम्मीद है कि इस दरगाह से अभी मुझे और बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन मोहम्मद खान, मुझे यहाँ से बहुत कुछ मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर मुझे कुछ नहीं मिल सकता। मैं गुनाहगार आदमी हूँ मंसूर साहब, मैंने कहा। मैं तो इस दरगाह का खादिम हूँ। हाँ, किसी को कत्ल करना है या किसी को अगवा करवाना है तो मुझे बताएं। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और दोस्ताना अंदाज से मुझे अपने साथ एक दरख्त के नीचे ले गया। बैठ जाओ भाई, मंसूर ने खुद बैठकर और मुझे बिठा कर कहा। और तुम कहो कि मैंने तुम्हें गिरफ्तार ना करने का वादा करके तुम पर एहसान किया है, तो ये सही नहीं होगा। मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं आज दरगाह में अकीदतमंदी से नहीं आया, मैं तुम्हारे पास आया हूँ और मैं ये उम्मीद लेकर आया हूँ कि तुम दोस्ती का हक अदा करोगे। अगर मैं दोस्ती का हक अदा ना कर सका तो? मैंने उसकी बात किसी हद तक समझते हुए पूछा। तुम अगर मेरे लिए कुछ भी ना करो तो मैं अपने उस वादे पर कायम रहूंगा कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा, ना गिरफ्तार होने दूंगा। मंसूर ने कहा। मैं इस वक्त तुम्हारे पास एक दोस्त की हैसियत से आया हूँ। मंसूर साहब, मैंने कहा, मालूम होता है आप अपने दिल में कोई बहुत बड़ी बात या कोई टेढ़ा सा मसला लेकर आए हैं। इशारों में बातें करने के बजाय आप सीधी बात करें। एक बात जहन में रख लें कि मैं अरोना के खिलाफ कोई उल्टी सीधी बात नहीं सुनूंगा। अरोना का गम ना करो मोहम्मद खान, मंसूर ने कहा। अरोना मुझे वहीं ले आई है जहां से मैंने अपना रास्ता उससे अलग कर लिया था। सीधी बात यह है कि तुमने मुझे यह बताया था कि अरोना यहाँ अपना गम और अपनी मुराद लेकर आई थी और तुम उसे मिल गए और उसने अपना दुखड़ा तुम्हें सुना दिया। तुमने मुझे बताया था कि तुम इस दरगाह में छुपे हुए हो और यहाँ के पीर साहब और यहाँ के मजावर तुम्हारी असलियत से वाकिफ नहीं। तुमने कहा था कि यह दरगाह पहुँच वाली और करामत वाली है। क्या आप इसे पहुँच और करामात वाली दरगाह नहीं समझते? मैंने पूछा। समझता था, मंसूर ने जवाब दिया, लेकिन अरोना ने मुझे शक में डाल दिया है। मैं ये शक रफा करने आया हूँ। क्या कह दिया है अरोना ने? तुमने उसे पीर साहब के बारे में कुछ बातें बताई थी। तुमने उसे कहा था कि इस दरगाह में कुछ भी नहीं, सब फरेबकारी है। तुमने उसे कहा था कि यहाँ से चली जाओ, फिर कभी इधर ना आना। तुमने अरोना को इस दरगाह की और इस दरगाह के मजावरों की असल हकीकत बताई थी। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरी बीवी को फरेबकारों और नौसरबाजों से बचा लिया था, लेकिन तुमने मुझे ना बताया कि यह दरगाह मुजरिमों का अड्डा है। ये सुनकर मैं चकरा गया। मैं अरोना को यह कहना भूल गया था कि वो किसी को पता ना चलने दे कि मैंने जमालुद्दीन और उसके आदमियों के मुतल्लिक उसे क्या बताया है। मैंने ज़रूरत ही नहीं समझी थी कि अरोना को यह राज अपने सीने में छुपाए रखने के लिए कहूँ। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि हालात इस तरह करवट बदलेंगे। क्यों मोहम्मद खान? मंसूर ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर पूछा। तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? नहीं मंसूर साहब, मैंने कहा, मैं दरअसल ये चाहता था कि अरोना अंदर न जाए। मुझे मालूम नहीं कि इस दरगाह का पीर और यहाँ के मजावर दरअसल क्या हैं। मुझे सिर्फ ये एहसास था कि इन लोगों का इखलाक अच्छा नहीं होता। अरोना ने मकबरे के अंदर जाकर फातिहा पढ़ ली थी। मैं नहीं चाहता था कि वो एक इंसान के पाँव में जाकर बैठे। नहीं मोहम्मद खान, मंसूर ने कहा, मेरी आंखों में तुम इतनी आसानी से धूल नहीं झोंक सकोगे। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि तुमने इन लोगों पर पर्दा डालकर मुझे कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि तुमने अरोना को इन लोगों से दूर रखा और दूर ही दूर से वापस भेज दिया। लेकिन तुमने अभी अभी मुझे जो कुछ कहा है मैं उसे सच नहीं मान सकता। मैंने उस रोज़ तुम्हें कहा था कि इस शख्स का चेहरा जो अंदर पीर या जो कोई भी यहाँ दफन है उसका गद्दी नशीन बना बैठा है। मैंने पहले भी कहीं देखा है। उसका चेहरा देखते ही मुझे एक मफरूर डकैत और कातिल याद आ गया था। अब मुझे यकीन सा होने लगा है कि जैसे वो शख्स यही है। मुझे शक है कि तुम उस पर पर्दा डाल रहे हो, वरना तुम मुझे पहले ही बता देते। मंसूर भाई, मैंने कहा, फ़र्ज़ कर लें कि ये शख्स भेस बदल कर यहाँ बैठा है और यही वो मफरूर मुजरिम है जिसके चेहरे से आप वाकिफ़ हैं, तो आपको इससे क्या? आप स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर हैं, आपकी ड्यूटी कुछ और है। क्यों नहीं आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? तुम मुझे जानते हो मोहम्मद खान, उसने कहा। मैं अपने फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जान पर भी बाजी लगा दिया करता हूँ। एक इंस्पेक्टर होते हुए मुझे पता चला कि फ़लाँ शख्स मुजरिम है और जेल से भागा हुआ है, तो मैं उसे क्यों ना पकड़ूं? दूसरी वजह यह है कि इस मकबरे में मालूम नहीं कौन बुजुर्ग दफन है, लेकिन ये लोग उस बुजुर्ग की कब्र पर बैठकर बदमाशियां कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि खानकाहों पर और पीरों के घरों में क्या होता है। अगर तुम ना होते तो मेरी बीवी भी इनकी नौसरबाजी का शिकार हो जाती। मुझे यकीन नहीं कि यह शख्स मफरूर मुल्जिम है, मैंने कहा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मैं इन लोगों से गद्दारी नहीं करूँगा। आपने मुझे दोस्ती का वास्ता दिया है, मैं आपको दोस्ती का वास्ता देता हूँ। मुझ पर करम करें और इस दरगाह को भूल जाएं। इसे आप अपने फ़र्ज़ में कोताही ना समझें।
आपका काम कुछ और है। मंसूर के साथ जमालुद्दीन की असलियत पर बहुत सी बातें हुई। मंसूर ने मुझे यह भी कहा कि मैं उसे सही बात बता दूं और वो मुझे वहां से निकल भागने का मौका दे देगा, लेकिन मैं जमालुद्दीन को धोखा नहीं देना चाहता था। मंसूर से ये मनवाने के लिए कि वो इस दरगाह को भूल जाएगा, मैंने उसे बहुत कुछ कहा। उसे मेरा कोई डर नहीं था, वो पुलिस इंस्पेक्टर था, मुझसे पूछने की उसे ज़रूरत ही नहीं थी। वो जमालुद्दीन को शक में भी पकड़ सकता था, लेकिन वो मेरी दोस्ती का लिहाज कर रहा था। आखिर वो उठ खड़ा हुआ और दरगाह की तरफ चल पड़ा। मैं उसके साथ था। वो जमालुद्दीन के कदमों में बैठा और उसने 10 रुपए उसकी गोद में रखकर उससे हाथ मिलाया और उसका हाथ पकड़कर चूमा। मैं देख रहा था कि मंसूर की नज़रें जमालुद्दीन के चेहरे पर जमी हुई थी। मैं उन नज़रों को पहचानता था। ये एक पुलिस इंस्पेक्टर की नज़रें थीं। मंसूर उठा और बाहर को चल पड़ा। मैं उसके साथ बाहर तक आया। क्या देखा? मैंने पूछा। तुम फिक्र ना करो, मंसूर ने जवाब दिया। ज़रा सा मुस्कुराया और मेरे साथ हाथ मिलाकर चला गया। मंसूर के जाने के बाद मैं जमालुद्दीन के पास जा बैठा। मुझे मालूम था कि वो परेशान होगा। ये आज फिर आ गया था, जमालुद्दीन ने कहा। मुझे किसी ने बताया है कि वो बहुत देर तुम्हारे साथ बैठा रहा था। क्या बातें होती रहीं? ज़्यादातर उसी गिरोह की बातें होती रहीं जिसे मैंने पकड़वा दिया है, मैंने कहा। क्या मेरे मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई? जमालुद्दीन ने पूछा। हुई है या नहीं हुई? मैंने कहा। मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूं कि तुम बेफिक्र बैठे रहो। उस इंस्पेक्टर से मुझे कोई खतरा नहीं। मेरा ख्याल है कि ये तुम्हें नहीं पहचान सका। अगर पहचान लेता तो तुम्हें नजराना ना देता, ना मुरीदों की तरह तुम्हारा हाथ चूमता। देख खानू, जमालुद्दीन ने कहा, ये सोच लो कि मैं पकड़ा गया तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। तुम नहीं पकड़े जाओगे जमालुद्दीन, मैंने कहा। अगर तुम रानी के आदमी ना होते तो फिर मालूम नहीं मैं क्या करता। मुझ पर एतबार करो। 4-5 रोज के बाद रानी आ गई। पहले की तरह वो मैले से सफ़ेद बुरके में थी। वो खास कमरे में चली गई और मुझे उसने वहीं बुला लिया। मेरे करीब बैठो खानू, रानी ने मखमूर सी आवाज़ में कहा। तुम्हें देखकर मुझ पर नशा सतारी हो जाता है, लेकिन आज जमालुद्दीन ने ऐसी बात बताई है कि नशा उतर गया है। उसने बताया है कि मंसूर को शक हो गया है कि जमालुद्दीन मफरूर मुजरिम है। मैंने कहा, यही कहना चाहती हो ना? हाँ, रानी ने मुझे रानियों की तरह सर हिलाकर जवाब दिया। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि तुमने मंसूर के हाथ में खेलने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ रानी, मैंने कहा। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि मुझे कभी धमकी ना देना। तुम अगर चाहती हो कि मैं गुलामों की तरह ये कह दूं कि मैं तुम्हारा हर हुक्म मानूंगा और ज़बान बंद रखूंगा, तो ये दिल से उतार दो। मैं धोखा नहीं दिया करता। मंसूर को सिर्फ शक हुआ है और मैंने उसका शक रफा कर दिया है। अगर कभी छापा पड़ भी गया तो मैं जमालुद्दीन को बचा लूंगा। अगर छापा मंसूर ने मारा या उसकी निशानदेही पर इस इलाके की पुलिस ने छापा मारा तो अरोना बेवा हो जाएगी, रानी ने कहा। तुम यही कोशिश करो कि मंसूर के जहन से जमालुद्दीन के मुतालिक जो शक है वो साफ हो जाए। अरोना को अगवा करवाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। ये भी जहन में रखो कि मंसूर के साथ इतनी गहरी दोस्ती ना रखो। वो अंग्रेज़ों को खुश करने वाला आदमी है। उसे ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें फांसी के तख्ते पर भी खड़ा कर देगा। फिर हम इधर उधर की बातें करते रहे और मैंने रानी से पूछा कि चोरी छुपे का ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और वो इस गिरोह से क्या काम ले रही है। काम का वक्त आ रहा है, रानी ने कहा। यहाँ से 25-30 मील दूर देहाती इलाके में एक ठाकुर रहता है। मालूम हुआ है कि उसने अपनी हवेली में दौलत के ढेर लगा रखे हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि उसने ये खजाना कहाँ छुपा कर रखा है। मैं किसी को वहाँ घर भेदी बनाकर भेज रही हूँ। तुम तैयार रहना, इस वारदात में तुम भी शामिल होगे। मैं तो हर वक्त तैयार रहता हूँ, मैंने कहा। वो थोड़ी देर और रुकी और चली गई। 7-8 रोज के बाद रानी फिर आ गई। हस्बे मामूल उसने मुझे कमरे में बुला लिया। तुम्हारा यहाँ बार बार आना ठीक नहीं लगता, मैंने रानी से कहा। आज कौन सी खास बात है कि तुम फिर आ गई हो? जुर्म से मुझे इतना प्यार है कि मैं जुर्म करने वालों के करीब रहना चाहती हूँ, रानी ने कहा। अंग्रेज़ों ने मुझे जो ड्यूटी और जो हैसियत दे रखी है उससे मैं सिर्फ ये फ़ायदा उठाती हूँ कि अपने ऊपर पर्दा डाला हुआ है, वरना मुझे उस ड्यूटी के साथ ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं। तुम यहाँ नहीं थे तो मैं इधर इतना ज़्यादा नहीं आती थी। अब ऐसे लगता है जैसे खिंची हुई आ जाती हूँ। बातें करते करते वो जज्बाती हो गई। उसने यूं मेरा बाजू पकड़कर और मुझे घसीट कर अपनी गोद में डाल लिया, जैसे माँ को गुमशुदा बच्चा मिल गया हो। वो मेरे ऊपर झुक गई। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में वही दिलकशी थी जो कभी हुआ करती थी। खुमार भी वही था, लेकिन उन आंखों में वो रमक बुझी बुझी सी लगती थी जो कभी मुझे हिप्नोटाइज कर लिया करती थी। उसकी आंखें मेरी आंखों के करीब आती चली जा रही थी। फिर मेरी आंखों के आगे धुंध सी छा गई। मैं रानी के तलिस्म में गिरफ्तार हो चुका था। खानू, उसने थकी थकी सी आवाज़ में पूछा, क्या तुमने महसूस किया है कि मेरे जिस्म में वो पहली सी जान नहीं रही?
तुम मेरे एहसास पर और मेरे जज्बात पर इस तरह छा जाती हो कि मैं ये महसूस भी नहीं कर सकता कि मेरा जिस्म कौन सा है और तुम्हारा कौन सा। मैंने कहा, मैंने सुना है कि जो ताकत तुमने कहीं से हासिल की है वो जिंदगी के किसी हिस्से में जाकर उलट पड़ जाती है और उस ताकत पर नाज करने वाला उसी ताकत का शिकार होने लगता है। मालूम होता है कि तुम्हारी ज़ात में ये अमल शुरू हो चुका है। महसूस तो मैं भी यही कर रही हूँ, रानी ने कहा, लेकिन वजह मालूम नहीं हो रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ इसलिए कि तुमने अपनी ज़ात में शैतानी कुव्वतों को उभारा है। मैंने कहा, जैसा कि तुमने खुद कहा है कि तुम जुर्म करने वालों के करीब रहना चाहती हो, ये मत भूलो कि हमेशा जिंदा रहने वाली कुव्वत खुदा की है। मालूम होता है तुमने अपना दिमाग बहुत ज़्यादा बिगाड़ लिया है, रानी ने कहा। तुम मंसूर और अरोना का असर जल्दी कबूल कर लेते हो। एक बात मत भूलो खानूम, तुम मेरी मलकियत हो। देखो रानी, मैंने कहा, मैंने शायद पहले भी तुम्हें कभी कहा था कि मुझे अपनी मलकियत ना समझना। तुम मुझसे भाग कर देख लो। ये कहकर रानी इस तरह हंसी जैसे किसी ने जल तरंग को छेड़ दिया हो। मैं इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता कि रानी मुझे अपने पास बिठाती नहीं थी, बल्कि वो एक तिलिस्म बनकर मुझ पर तारी हो जाती थी। उसमें वो पुरस्रार कुव्वत यकीनन मौजूद थी जिसका वो बार बार जिक्र करती थी, लेकिन मैं जो उसका कैदी बना हुआ था वो उस कुव्वत का असर नहीं था, बल्कि वो उसकी मोहब्बत का असर था। मोहब्बत तो मुझे अरोना से भी थी, जेवरा से भी थी, आसाम की नूर को भी मेरे दिल ने चाहा था, लेकिन उनके पास बैठकर मुझ पर कोई और ही तासुर तारी हो जाया करता था। रानी का मामला कुछ और था। वो शैतान की पुजारन थी और मुझे भी शैतानियत की लपेट में ले लिया करती थी। वो अपने और मेरे दरमियान कोई दीवार खड़ी नहीं रहने देती थी। ये वो दीवार थी जो मैं अपने और दूसरी औरतों के दरमियान हाइल कर लिया करता था। मैंने ज़िंदगी में ये मुशाहिदा किया है कि इंसान एक पत्थर है जो खैर और शर, नेकी और बदी के दरमियान लुढ़कता रहता है। मैं नहीं जानता उलमा क्या कहते हैं, फ़लसफ़ी क्या कहते हैं और नफ्सियात के आलिम क्या कहते हैं। मैं तो आपको अपना तजर्बा सुना रहा हूँ। मैं अपने आप को मजलूम और बेगुनाह साबित नहीं कर रहा। मेरे मुतालिक अच्छी या बुरी राय आप खुद कायम करें और मुझे भी बताएं कि मैं क्या था, क्या बन गया और अब क्या हो गया हूँ। मैं पत्थर हूँ, लुढ़कता रहा हूँ और ना जाने कब तक लुढ़कता हुआ कब्र में जा पड़ूंगा और किसी को ख्याल आ जाएगा तो उस कब्र को मिट्टी से भर देगा। रानी मेरे साथ कुछ जज्बाती बातें करके कुछ हंस खेल कर उठी और उसने वो मैला सा सफ़ेद बुर्का अपने ऊपर डाल लिया जो उसकी असलियत को छुपा लिया करता था। उस वारदात का क्या बना, मैंने पूछा। घर भेदी की इतला का इंतज़ार है, उसने कहा। तुम लोग यहाँ ज़रा चौकन्ने रहना। रात को एक आदमी जागता रहा करे, मंसूर कभी मिले तो उस पर एतबार ना करना। रानी बातें करते करते बाहर निकल गई और दरगाह के वसी सहन में चली गई। मैंने देखा कि उसने बुरके का नकाब अभी नीचे नहीं गिराया था। सहन में 3-4 आदमी खड़े थे जो पीर साहब के सलाम के लिए आए थे। उनकी नज़रें रानी के चेहरे पर जमी हुई थी। रानी के हुस्न को देखकर वो इस दरगाह की करामत को भूल गए होंगे। रानी, मैंने उसे कोहनी मारकर सरगोशी में कहा, बुरका नीचे कर लो। उसने घबरा कर बड़ी तेजी से नकाब चेहरे पर फेंक लिया। 1-2 रोज के बाद शाम के वक्त जमालुद्दीन ने मुझे बुलाया और कहने लगा कि तुम्हें रानी ने अपने यहाँ बुलाया है। रात जब कुछ और गुजर गई तो जमालुद्दीन मेरा हुलिया इस तरह बदल चुका था कि अब मैं साधु नहीं बल्कि किसी जामिया मस्जिद का खतीब लग रहा था। मेरे साथ जो आदमी जा रहा था वो भी मौलवियों के भेस में था। ये आदमी मुझे सड़क तक ले गया। वहाँ एक यक्का हमारे इंतज़ार में खड़ा था। हम खामोशी से उस यक्के में बैठ गए और यक्के वाले ने हमसे पूछे बगैर कि हमें कहाँ जाना है यक्का चला दिया। यक्का जमुना के पुल से गुजरा, दिल्ली शहर से गुजरा और उस इलाके में जा पहुँचा जहाँ कोठियाँ और बंगले थे। यक्का एक कोठी के बाहर रुका। मेरे साथी ने मुझे उतरने को कहा। हम दोनों उतरे और यक्के वाला हमारे साथ कोई बात किए बगैर यक्का ले गया। मेरा साथी मुझे जिस कोठी में ले गया वो रानी की कोठी मालूम नहीं होती थी। वो किसी महाराजे का महल लगता था। मुझे ऐसा खदशा भी महसूस हुआ जैसे मुझे किसी जाल में फांसा जा रहा है, लेकिन वो कोठी रानी की ही थी। वो वहाँ अकेली रहती थी। वो एक शाहाना कमरे में बैठी थी। मुझे देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट ना आई। उसने मुझे बैठने का और मेरे साथी को बाहर चले जाने का इशारा किया। मैं उसके करीब सोफे पर बैठ गया और वो आदमी जो मेरे साथ आया था वो बाहर निकल गया। खानू, रानी ने बड़ी संजीदा आवाज में कहा, मैं देख रही थी कि तुम भटकते जा रहे थे। आखिर तुमने एक ऐसी हरकत कर डाली है जो सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी ले डूबेगी। क्या हुआ रानी, मैंने हैरान सा होकर पूछा। तुमने मंसूर को यह भी बता दिया है कि मैं भी दरगाह में जाती हूँ? रानी ने कहा। नहीं रानी, मैंने कहा, अगर तुम मेरा इम्तहान लेना चाहती हो तो यूं झूठ बोल कर इम्तहान ना लो। मेरे और मंसूर के दरमियान तुम्हारा जिक्र अगर कभी आया भी है तो मैं उसे यूं टाल गया जैसे मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। फिर उसे किसने बताया है? रानी ने पूछा। मुझे ये बताओ रानी, मैंने पूछा, हुआ क्या है? मैंने तुम्हें 100 बार कहा है कि मेरे साथ सीधी बात किया करो।
हुआ ये कि गुज़िश्ता रात मंसूर यहाँ आया था। रानी ने मुझे बताया। उसने मुझसे पूछा, रानी, दरिया के पार जो दरगाह है वहाँ तुम क्या लेने जाती हो? मैंने उसे कहा कि मैं तो वहाँ कभी नहीं गई। उसने कहा कि उसे पूरा यकीन है कि मैं वहाँ जाती हूँ। मैंने उसका ये यकीन तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो यही कहता रहा कि तुम वहाँ जाती हो और तुम्हें वहाँ देखा गया है। मंसूर ने यह भी कहा कि दो औरतों की शक्ल एक जैसी हो सकती है, लेकिन खुदा ने जो चेहरा तुम्हें दिया है वो 1,00,000 औरतों में भी पहचाना जा सकता है। ठहरो रानी, मैंने कहा, उस रोज जब तुम वहां से वापस आ रही थी तो सहन में भी तुमने बुर्का नीचे नहीं किया था। सहन में 3 आदमी खड़े थे, वो तुम पर नजरें जमाए हुए थे। तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें कोहनी मारकर सरगोशी में कहा था कि बुर्का नीचे कर लो। मुझे शक है कि अगर वो तीनों नहीं तो उनमें एक मंसूर का मुखबिर होगा। ये बात तो साफ है कि मंसूर को जमालुद्दीन के मुतल्लिक शक हो गया है। हाँ हाँ, रानी ने मेरी बात काटते हुए कहा, तुम्हारी बात मेरी समझ में आ गई है। मंसूर ने दरगाह में अपने मुखबिर छोड़ रखे होंगे। वो असल शैतान है। वो अपनी जान का खतरा मोल लेकर बन मंदिर में दाखिल हो गया था। ये तो फिर एक दरगाह है जिसमें हर कोई आ जा सकता है। मुझ पर इतना घटिया शक ना करो रानी, मैंने कहा। अब बताओ मंसूर तुम्हें क्या कह गया है? मेरी उसके साथ अच्छी खासी तू मैं हो गई है, रानी ने कहा। मैंने उसे कहा था कि तुम्हारी ड्यूटी कुछ और है, लेकिन तुम महज तरक्की की खातिर और अपने अफसरों को खुश करने के लिए हर तरफ हाथ पांव मार रहे हो। उसने कहा, रानी कुछ समझने की कोशिश करो। मैंने उस हिंदू लड़की को जिसके जरिए मैंने पूरा गिरोह पकड़ा था उसी इलाके से गिरफ्तार किया था। मुझे ये सारा इलाका मशकूक नजर आता है। तुम्हारा वहां जाना काबिल एतराज नहीं, लेकिन मैले कुचैले से सफ़ेद बुरके में तुम्हारा जाना कुछ शक पैदा करता है। तुम्हारे खिलाफ शक इसलिए भी पैदा होता है कि तुम्हारा माजी कुछ इसी किस्म का है। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने अपने आप को काबू में रखा। वो मेरे सर चढ़ता जा रहा था। मुझे आखिर कहना पड़ा, मंसूर अपने आप में रहो। अगर तुम मेरे माजी से अच्छी तरह वाकिफ हो तो मेरे साथ टक्कर लेने की कोशिश ना करो। BSP बनते बनते तुम्हें कहीं सर्विस से ही हाथ ना धोने पड़े। उसने कहा, मैं ये तवक्को लेकर आया था कि तुम मेरी कुछ मदद करोगी, लेकिन तुम टक्कर लेने की बातें कर रही हो। मैं हैरान हूं कि तुम इस बात पर पर्दा क्यों डाल रही हो कि गुज़िश्ता चंद दिनों में तुम 2 मरतबा वहां गई हो। तुम्हारा सफ़ेद बुर्का दरगाह के मजावरों को धोखा दे सकता है, मुझे नहीं। मेरे जहन में बड़ा ही अच्छा और पुरअसर झूठ आ गया। मैं उठी और विस्की की एक बोतल और एक गिलास लाकर मंसूर के सामने रख दिए। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, 2 घूंट पियो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं वहाँ क्या करने गई थी। मंसूर ने बोतल मेरी तरफ सिरका कर कहा, नहीं रानी, मैं अब उसी रास्ते पर आ गया हूँ जहाँ से मैं भटक गया था। अब तो मुझे शराब की बू से भी मतली होने लगी है। मैंने कहा, कुछ ऐसी ही कैफियत मुझ पर भी तारी हो रही है। देखो मंसूर, मुझे भी अब शराब और शैतानियत से नफरत सी होने लगी है। मुझे राह दिखाने वाला कोई नहीं। किसी से सुना था कि जमुना के पार एक दरगाह है, वहाँ कोई बुजुर्ग दफन है, वहाँ जाकर फातिहा पढ़ो तो रूह को चैन सा आ जाता है। मैं आज पहली मर्तबा अपने मुतल्लिक ये इंकशाफ कर रही हूँ कि मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुई थी। मालूम नहीं क्यों मैंने महसूस किया कि मुझे अपने असली रूप में वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैंने अपने नौकर से कहा कि मुझे मैला कुचैला सा पुरानी तर्ज का सफ़ेद बुर्का ला दे। वो अपनी बीवी का बुर्का ले आया। तुम कहते हो कि मैं 2 दफ़ा वहाँ गई हूँ। नहीं मंसूर, मैं वहाँ 5 मरतबा जा चुकी हूँ। मुझे वहाँ से कुछ सुकून मिला है। इसके सिवा वहाँ जाने का मेरा और मकसद ही क्या हो सकता है? मंसूर, मेरा ख्याल है कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ और मेरे गुनाह मेरा मुंह चिढ़ा रहे हैं। मैं अब भटकती फिर रही हूँ। मुझ पर कोई शक ना करो मंसूर। मंसूर ने कुछ भी ना कहा। इससे मुझे शक हुआ कि मेरी बात ने उस पर शायद असर नहीं किया। मैंने कुछ और बातें की। उसे यह भी कहा कि तुम मुझे राह दिखाओ। वो यकलख्त उठ खड़ा हुआ और होंठों पर कुछ और ही किस्म की मुस्कुराहट लाकर बोला, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। इतना ही कहकर वो चला गया। देखो खानू, मुझे शक है कि मंसूर का शक रफा नहीं हुआ। वो शक रफा करने के लिए जासूसी करेगा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुमसे पूछूं कि मेरे वहाँ जाने की खबर तुमने तो उसे नहीं दी। ये बात साफ हो गई है। अगली बात यह है कि मंसूर के मुखबिर वहाँ पर मौजूद हैं। मुझे अपना इतना फिक्र नहीं जितना तुम्हारा है। तुम्हारी मीरठ की वारदात अभी ताज़ा है। जिस रोज़ तुम पहचाने गए समझो कि तुम्हें मौत ने पहचान लिया। दरगाह में जितने लोग आते हैं सबको गौर से देखो। जिस किसी पर शक हो उसे मजावरों की तरह बातें करते हुए अपने पास बिठा लो। उससे नज़र न्याज मांगो, उससे उसकी मुरादें पूछो और गौर से देखो कि वो आदमी क्या है। फिर उस आदमी को उड़ा देने की तरकीब करो। ज़रा सी गड़बड़ देखो तो फ़ौरन उस आदमी को जो तुम्हारे साथ है मेरे पास भेज दो। तुम अब चले जाओ। रानी ने ताली बजाई तो वो आदमी जो मेरे साथ आया था कमरे में आ गया। रानी ने शहजादियों की तरह सर का इशारा किया कि जाओ। हम दोनों बाहर निकले तो मालूम नहीं कहाँ से यका आया और हमारे पास आकर रुक गया। हम दोनों उसमें बैठ गए।